Excuse me, class. Class. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का गणित का 1.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज 1.1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनसे हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं वो करने जा रहे हैं। देखिए 1.1 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको संख्याओं को बदलना है। तो अभाज्य गुणनखंड को संख्याओं को बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अभाज्य संख्याओं से हमें क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, यानी गुणनखंड करना पड़ता है। 1 से लेकर 9 तक हम ये करते चले आए तो अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना हो, तो जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे इन संख्याओं को क्या करना पड़ता है, हमें इन संख्याओं की सहायता से हम भाग देंगे और दूसरी संख्याओं से नहीं देना। जिनसे भाज्य संख्या होती है उनका हम डिवाइड करते नहीं है, सिर्फ भाज्य संख्याओं से ही करना। चलिए देखिए 1.1 का पहला सवाल देखिए बच्चों 140 के अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 140 गुणनखंड तो आपको कैसे करना है, ऐसे अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपनी सबसे छोटी संख्या से देते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लगाते बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड करना है क्या नहीं करना है, 2 से गुणनखंड करना है क्या नहीं करना है। तो आप आखिरी वाला अंक देखिए, आखिरी वाला अंक 0 है। यदि आखिरी वाला अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो तब हम 2 से भाग देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे 0 है तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 अभी भी 0 है, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 10, 2 पंचे 10। अब देखिए बच्चों आखिरी 5 आ गया, फिर इसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। अब 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये कैसे पता लगाते हैं, हम इनको दोनों प्लस कर देते हैं। तो 3 और 5 8, अगर प्लस करने के बाद यदि क्या उसमें जो संख्या आ रही है यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो समझ जाना कि 3 से वो संख्या विभाजित हो रही है। लेकिन 8 3 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए क्या 5 से देंगे, 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 तो वैसे ही अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7। तो देखिए इसको लिखने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर जी आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको जितनी बार रिपीट हो उस पर उतनी पावर में घात चढ़ा देंगे। 2 बार रिपीट हुआ 2 घात चढ़ा देंगे, 5 एक ही बार, 1 जाके था 7 जाके था। यही आपका बच्चों आंसर आ गया। अब देखिए अगला वाला सवाल क्या, ऐसे देखो 156 है, आप 156 के भी गुणनखंड आसानी से क्या कर सकते हो। देखिए 4, इसका तीसरा वाला सवाल है, दूसरा आप ऐसे ही कर सकते हो 38 25। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि आखिरी वाली संख्या में, आखिरी वाले अंक में क्या 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से भाग जा रहा है यानी चेक करेंगे, जो प्लस कर देंगे, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18। तो 18 देखिए बच्चों 3 से विभाजित होता है, इसलिए हम क्या है यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2 बच्चे, हो जाएगा 22। तो 30 7 21, 22 में से 21 गया कितना बच्चा, 1 बचेगा, हो गया 15, 3 5 15। अब भी देखिए अगर 2 और 1 3, 7 3 10 और 5 15, अभी भी 3 से भाग जा रहा है, तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1 बचेगा 15, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे इस पे फिर से देख चेक कर लेंगे, 2 से 3 से जा रहा है, 4 2 6, 6 5 11। देखो 11 आ रहा है तो 11 3 के पहाड़ी में नहीं आती है, इसलिए करने क्या हम अगली भाज्य संख्या, अगली आगे वाली, पीछे वाली नहीं आना, आगे वाली करना। तो आखिरी में 5 आ रहा, तो अगर आखिरी में 5 आया या 0 आया तो हम क्या 5 से ही भाग देते हैं। 5 6 40, 42 में 40 किया कितना ना बचा, आपका 2 बचा, हो जाएंगे 25 55 25। जब तक 5 है आखिरी 5 देते रहेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35, 5 सत्ते 35। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या होती है तो हम 17 से डायरेक्ट कर देंगे, 17 एकम 17। यदि डायरेक्ट इस अभाज्य संख्या की तो हम सीधा उसी से भाग दे देते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 × 3। देखिए
अब जो बार बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उस पर इतनी उतनी घात चढ़ा देंगे। 3 2 बार आ रहा, 2 बार 2 घात, 5 2 बार आ रहा, 2 17 रिपीट नहीं हो रहा, एक ही बार आ रहा, तो जाके जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 डिजिट वाला आप लोग भी गुणनखंड करना सीख गए हो। इसके बाद देखिए अगला वाला सवाल है 4 वाला है 5005। अब देखिए यहाँ से क्या 3 से भाग विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 5 और 5 कितने होते हैं 10, और 0 प्लस करते हैं 10 ही होगा। तो 10 में ध्यान रखना, देखिए 10 में क्या 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए अब ये डायरेक्ट आखिरी 5 है तो हम 5 से ही, सबसे बड़ी संख्या 5 से, मतलब 5 से पांच आवाज संख्या से भाग देते हैं। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे आखिरी पे एक आगे मैंने आपको बताया था, जब तक आखिरी पे, जब तक मैंने कहा 5 और 0 रहेगा आखिरी में, तब तक 5 से विभाजित होगा। लेकिन क्या है अभी यहाँ पे क्या है 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि आखिरी भी एक आ गया है, तो इसके आगे वाली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 7। अब ये 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, 7 से विभाजित कोई संख्या है या नहीं, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आखिरी पे जो संख्या हो, आखिरी पे जो कौन सा अंक है आपका, एक अंक है, तो एक का दुगुना कर दीजिए। दुगुना देखिए 1001 लिखा है, इसका दुगुना करेंगे हम, एक का दुगुना कितना हो जाएगा, उसको हटा दें, एक का दुगुना 2 हो जाएगा, एक का दुगुना, एक दुगुना करने के लिए 2 का गुणा कर दें, 2 एक काम 2 दुगुना हो जाएंगे। तो जितना 2 दुगुना करने पर उसमें जो संख्या बचती है उसमें से क्या है माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बचेगा, हाथ चलिए 1, 10 में से फिर 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, और एक हाथ चलिए 1 में से कुछ नहीं बचेगा। देखिए हम कितना 98 बच रहा है, आपको पता है 7 का, इसमें तो 7 से 98 का भाग जाता है, मतलब विभाजित हो जाता है। 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2 बचे, 28 7 चौक 28 हो जाएगा विभाजित। तो 7 की विभाजन करनी है, आप लोग समझ चुके हो कितनी आसान तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, इसलिए 7 का क्या भाग चला जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 गया कितना बचा 2 बचा 21, 7 या 21, तो आसानी से हो गया। अब देखिए फिर से 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा, तो चेक करें 3 का, अभी एक बार सीख चुके हैं हम, डायरेक्ट ही करें, 3 दूनी कितना 6, अब 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो देखो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर अगली वाली संख्या से क्या करेंगे 11, मतलब 11 से क्या देखेंगे, चेक करेंगे जा रहा कि नहीं जा रहा। तो 11 का पता लगाने के लिए हम 11 से विभाजित हो रही संख्या क्या नहीं हो रही, तो बहुत ही आसान तरीके से क्या लगा सकते हैं। 143 पता लगाना कि 11 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही, तो इसको आसानी से क्या पता लगा सकते हैं। 11 का पता लगाने क्या है, दाएं से आपको क्या देखना है, ये देखना है कि 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो सम स्थानों को एक साइड जोड़ेंगे और विषम स्थानों को क्या जोड़ देंगे, एक साइड जोड़ देंगे, और दोनों का अंतर अगर 0 आया या 11 से विभाजित हुआ तो समझ जाना कि ये 11 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या है सम स्थान, ये विषम स्थान पे है, तो 3 जिस सम स्थान पे इसको छोड़ देंगे, ये विषम स्थान पे है। तो देखिए यहाँ पे 3 विषम स्थान पे है, एक विषम स्थान में इनको जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए कि तीनों एक कितना 4, जिस सम स्थान में 4 में जाएगा 0, अगर 0 आया घटाने पर तब भी 11 से विभाज्य होगा, या 11 वही संख्या जो नंबर बचता है 11 से विभाज्य जाए तब भी चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 0 बचा, इसलिए क्या 11 से विभाजित हो रहा होगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 कितने 11 ला देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 11 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब 13 आपको पता है एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको 7 का और 11 का विभाजता का नियम भी आपको बता दिया, कैसे 7 से कब काटेंगे 11 से कब काटेंगे। 5005 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 7 11 13। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, मतलब बार बार नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, आपको जो लिखा है, क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो आप लोग बच्चे जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मान हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का कहते हैं महत्तम समापवर्त होता है। इसको एचसीएफ इसलिए कहते हैं क्यों, इसको शॉर्ट में देखिए यहाँ पे मासा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मासा, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको एचसीएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ को क्या महत्तम समावर्त यानी मासा कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है एलसीएम, एलसीएम को क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं लासा कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे।
आगे देखिए, देखिए आपका पहला सवाल क्या है, आपका पहला सवाल है 26 और 91। तो देखिए हम इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना, पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनकी हम फैक्टर कर मतलब गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले बच्चों हम गुणनखंड करेंगे, पहले अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। 26 के अलग कर देंगे, 91 के अलग गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आखिरी में 6 तो 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 लिखा है आखिरी, तो आपको 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ना 3 से होगा, सीधा कितने से होगा, क्योंकि 3 9 1 10, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा। 7 एकम 7, 9 में 7 के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 21 7 तिया 21, 13 एकम 13। चलिए इसके गुणनखंड इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर ऐसे लिख देंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो, 2 गुणा 13, ठीक है। और 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 13। अब ऐसे अब निकालना, तो ऐसे को लिखेंगे ऐसे, तब 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, सो एचसीएफ निकाले के जो दोनों के फैक्टर में मतलब दोनों के गुणनखंडन में जो आपको संख्या सेम नजर आ रही, सेम दिख रही हो, वही उसी को वही होता है आपके एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 2 तो मैच है, 2 तो मिल नहीं रहा है, 13 13 मिल रहे हैं, 13 13 एक से मिल रहे हैं, दोनों में मिल रहे हैं गुणनखंड, इसमें भी गुणनखंड 13, इसका भी गुणनखंड 13, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पे एवं एचसीएफ एलसीएम भी निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पे एलसीएम जो सबसे छोटा नंबर, सबसे देखें छोटा गुणनखंड है, तो सबसे पहले क्या 2 है, इसके बाद 2 के बाद 7 आएगा। अब 13 13 दोनों में 13 और 13 13 दोनों मिल रहा है, इसलिए इसको क्या करें, एक बार लिखेंगे बच्चों, एक बार लिख दिया। अब इनका हम गुणा करेंगे, 13 7 91, 91 दूनी कितना होता है 182, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे 2 संख्या कौन सी हमारी 26 और 91, 26 का और 91 का क्या कर देंगे हम, गुणनफल मान होता है गुणा करना, 26 और 91 गुणा कर देंगे बराबर एचसीएफ कितना आया आपका 13 आया, एलसीएम कितना आया आपको 182। अब देखिए यहाँ आपके इनका हम दोनों का क्या गुणा कर देंगे, तो आपका गुणा करेंगे तो गुणा करने में बच्चों क्या 23 66 आएगा, उसके बाद इसका भी कितना आएगा 23 66 आएगा। यदि आपका दोनों बराबर सेम आते हैं तो समझ जाइएगा आपका उत्तर सही है, अगर गलत आते हैं, अगर मिसमैच आए तो समझ जाना कहीं पे गलती हो गई है, तो उसको चेक करके सुधार लेना, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल क्या 5 10 92 336 54, तो हम इसी तरीके से अगले वाले सवाल आसानी से कर सकते हैं। अगले देखिए 5 नंबर 3 डिजिट वाला, देखिए तीन संख्या वाला हम एचसीएफ कैसे निकालें। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला सवाल, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला सवाल देखिए, इसमें भी देखो बच्चों आपने क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इस वाले सवाल में हमें जांच नहीं करनी है। देखिए 12 15 और 21, 12 15 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसके भी हम गुणनखंड कर देंगे। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ऐसे कर देंगे आसान होता है। देखिए तो सबसे पहले 2 से 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। देखिए गुणनखंड हो गए, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया, इतना 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 7। देखिए तब 12 15 और 21 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखिए इन दोनों में तीनों में, इसमें हम तीनों में देखेंगे, यहाँ पे इसमें क्या देखें तीनों में, देखिए यहाँ पे 2 तो मिल नहीं रहा एक से, इसमें भी नहीं मिल रहा। देखिए 3 3 3 तीनों में 3 क्या है कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो सभी के गुणनखंड में यदि कॉमन हो वही अपना एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया एचसीएफ। एवं 12 15 और 21 का एलसीएम बराबर, एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या है 2 तो नहीं मिल रहा है तीनों में, इसमें भी 2 नहीं मिल रहा है। अब देखिए 3 क्या इसमें तीनों मिल रहा है, तो एक बार 3 लिखेंगे ना कि 3 बार। इसके बाद 5 और 7,
इसके जो बार बार जो अंक मिल रहे हैं जो एचसीएफ में आ गया वो एक ही बार लिखना है, बकाया सभी को क्या गुणा में लिख देना है एलसीएम करने में। तो जो गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60 और 60 का 7 में गुणा कर दें तो 7 6 42, 420। तो आपका बच्चों ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक आपका एक आंसर जी एचसीएफ आ गया, जी एलसीएम आ गया। तो अगला वाला सवाल देखिए 17, 23, 29। तो मुझे तो बहुत ही आसान है अगला वाला सवाल। तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल है आपका दूसरा वाला। 17, 23, 29 का एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना, निकालना है। यहाँ पे बच्चों देखना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 17, 23, 29 देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हमें अभाज्य संख्या दे दी गई। तो ध्यान रखना सभी जितनी अभाज्य संख्या होती हैं सभी अभाज्य संख्या एचसीएफ कितना एक होगा। अभाज्य संख्या यदि आपको दी गई वहाँ पूछा जाए कि एचसीएफ कितना हो तो वहाँ उसका एचसीएफ क्या होता है, हम डायरेक्ट ही एक बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। देखिए यहाँ पे 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। देखिए यहाँ देखिए यहाँ हमें अभी हम एक गुणनखंड को अपन शामिल नहीं कर रहे थे अभाज्य गुणनखंडन में, लेकिन इसमें हम एक भी गुणनखंड क्या शामिल करें, क्योंकि उसमें हमारा पे एचसीएफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम क्या है यहाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने, 1 गुणा 17 लिख देंगे। उसके बाद 23 गुणा कितना लिख देंगे, 1 गुणा 23 लिख देंगे। और 29 के भी ऐसे ही लिख देंगे 1 गुणा 29। अब देखिए तब 17, 23, 29 का एचसीएफ बराबर, देखिए यहाँ पे 1 1 मिल रहा है सभी, तो 1 आ जाएगा आंसर। उसके बाद एवं 17, 23, 29 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या 17, 23, 29। अब बच्चों इसका गुणा जो भी आए वो आप लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक आखिरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ऐसे ही अगला वाला सवाल भी 8, 9, 25 का आप सेम लगा सकते हो। ठीक है, अगला वाला सवाल है आपका चौथा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों देखिए दिया है, इसको हमें दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ, इसको एचसीएफ ऑफ पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना है 9। हमें एचसीएफ दिया 306 और 657 का कितना दिया 9 एचसीएफ है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हम पहले से याद कर चुके हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितनी है 306 और 657 बराबर कितना, एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ कितना है 9 है, एलसीएम हमें दिया नहीं है तो एलसीएम ज्यों करते हो। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू, एलसीएम का मान निकालेंगे तो 306, 657 ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएंगे बराबर एलसीएम। देखिए 9 का भाग जाएंगे, चाहे इसमें रहते चाहे सभी में जाएगा। 9 9 7 63, 65 में 63 जाएंगे कितना 3 बचेगा, 65 में 63 आएंगे 2 बचेगा, 27 9 तिया 27। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 306 गुणा 73। अब हम 73 का इसमें 306 में गुणा कर दें तो कितना आएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 में करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या 6 पे खाते हैं 0 पर समाप्त हो सके, हमें जांच करना है। कोई प्राकृत संख्या 6 पे खाते हैं 0 पर समाप्त हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, हमें पता लगाना है। कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 10 है, 10 को 2 हम क्या 10 के गुणनखंड कहते हैं 2 और 5 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कितने हो 2 और 5 की गुणनखंड हो, तभी वो कोई संख्या समाप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको लिखने के तरीके कैसे है। हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 की घात के गुणनखंड हो।
चूँकि हमें क्या करना, संख्या 6 पे घात n के को पता लगाने के, संख्या 6 पे घात n को 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर चूँकि संख्या 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 इंटू 3, यानी क्या 2 की घात n और 3 की घात n के, हमें क्या संख्या 6 पे घात n के बाद गुणनखंड क्या हो रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2 पे घात 2 इंटू 3 n 2 3 6 घात n है तो n जाके था अलग अलग घात क्या कर दें, 2 पे घात n हो जाएगी 3 पे घात n में, सिर्फ और सिर्फ 2 पे घात n और 3 पे घात n के ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इससे हम लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि संख्या 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 पे घात n और 3 पे घात n के ही गुणनखंड हैं। इसमें 5 का एक भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब छठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ एक नंबर दिया है 7 11 इंटू 13 प्लस के 13। चलिए इसको हमें व्याख्या करना है कि ये नंबर भाज्य है या अभाज्य। भाज्य है तो भाज्य है तो क्यों है, तो भाज्य आप लोग जानते हो, यदि वही संख्या भाज्य होती है जिसमें न करना उनके एक से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या होगी। तो देखिए चलिए हम इसके देख लेते हैं भाज्य क्या अभाज्य। तो चलिए बच्चों इसमें देखो क्या है, जो कॉमन संख्या आ रही है तो वही हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग कॉमन 13 आ रहा है, इसलिए 13 कर लेंगे, 13 ले लिए। कॉमन 7 जहाँ के था 11, यहाँ पे 13 का डिवाइड करें, 13 एकम क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 प्लस के यहाँ पे 13 एकम 13, ये हो गया। अब 13 ज्यों करते हो, अब देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे, 11 7 77 प्लस के 1, 13 जा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं हो बच्चे तो गुणा मानते हैं, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अब देखिए यहाँ पे हम इस संख्या को हल करने पर हमें क्या 13 और 78 का क्या हो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 को हल करने पर हमें 13 और 78 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ऐसे लिखते 13 और 78 प्राप्त होते हैं, 13 और 78 प्राप्त होते हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ठीक है, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एवं एक और नंबर दिया आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। इसको भी जैसे हम लोग वो वाला किया ऐसे फिर से ये वाला करेंगे। इसमें देखिए यहाँ 5 5 क्या आ रहा है, कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन लेंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 आ जाएगा, इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5 क्या कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 6 42 42 एकम 42। ठीक है, 42 एकम 42 अभी गुणा करना पड़ा है तो 4 3 12 दूनी 24 24 एकम 24 प्लस के 1 प्लस के 5। अब देखिए हम 42 का 24 का 42 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 1008 आ जाएगा, प्लस के 1 इसके 5 इंटू प्लस कर देंगे 1009 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट, अतः संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 को
हल करने पर हमें 5 और 1009 प्राप्त होते हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ठीक है, आपको समझ बच्चों आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया है सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट है। और रवि को कितना टाइम लग रहा है उसी को मैदान का चक्कर लगाने में, रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लग रहा है समय 12 मिनट। अब हमें इन्हें ये पता लगाना कि जो चक्कर लगाएंगे, कोई सर्कल है, कोई वृत्ताकार पथ है, इनका चक्कर दोनों लगा रहे हैं, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में चलना है, एक ही समय से स्टार्ट करते हैं, फिर दोनों कितने टाइम बाद ये पुनः मिल जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना बच्चों। तो हमें इन दोनों के प्रारंभिक स्थान को पुनः मिलने का समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। दोनों समय का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। चलिए देखिए एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं बच्चों। हमने कहना 12, 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे, साथ में ही एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए 2 नंबर 18, 2 छिक 12, 9 जाके 2 3 ऐसे 9 में भाग नहीं है से 9 जाके तले के रहने देंगे। 3 का ज़्यादा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। चलिए देखिए, अतः 18 और 12 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 3 × 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट। तो बच्चों में पुनः क्या है, 36 मिनट बाद दोनों क्या मिल जाएंगे, रवि और सोनिया दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। प्रश्नावली 1.2 हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे।